आज क्विज थी क्या? जावा की? So in last lecture we discuss about SDLC and its phases. एक और टॉपिक बचा हुआ था, आपकी तरफ से आया था केस टूल को एक्सप्लेन करने के लिए। मधुर ने बोला था और भी एक लोग ने बोला था कि केस टूल एक बार और बता दीजिएगा। व्हाट डू यू मीन बाय केस टूल? सो केस स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सभी लोग जब भी पढ़ते हैं तो एटलीस्ट अपने पास एक नोटबुक जरूर रखा करिए और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको नोट करते रहिए। कुछ टाइम तो ओवर हो गया, लोग अभी तक आ ही रहे हैं। So CASE stands for Computer Aided Software Engineering, means the development, the process or software solution in the form of information system is provided to the client is computerized computer based solution. So जब आप कंप्यूटर बेस्ड सोल्यूशन की बात करते हैं तो ऑल दी सॉफ्टवेयर पैकेज स्प्रेडशीट डेटाबेस जितने भी कंपोनेंट्स इंफॉर्मेशन सिस्टम में यूज होते हैं या एमआईएस में यूज होते हैं, दे ऑल मस्ट इन कंप्यूटराइज फॉर्म। ठीक है। अब जैसे आप एसडीएलसी के फेज की बात करते होते हैं तो देयर आर प्लानिंग, एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग। डेटाबेस पार्ट का अलग डिजाइन है, कोडिंग डेटाबेस पार्ट का अलग है। ये सब जितने भी फेजेस आपके हैं, टेस्टिंग, दीज स्टेप्स आर कैरीड आउट इन कंप्यूटराइज्ड मैनर और सबके अलग अलग टूल होते हैं। ठीक है। तो कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मींस ऑल द डेवलपमेंट और द सॉल्यूशन, ऑल द रिसोर्सेज इन कंप्यूटराइज्ड मैनर। इसी को हम लोग कहते हैं केस टूल। जितने भी कंप्यूटराइज्ड टूल हैं विच हेल्प्स इन डेवलपमेंट of any information system is known as computer aided software engineering tool or case tool.
इसमें कुछ कॉमन केस टूल आपके होते हैं. फर्स्ट वन इज प्लानिंग केस टूल. एक एक करके एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, हालांकि हमने आपको डायग्राम से इसको बताया भी था. द प्लानिंग केस टूल और टूल set of tools are there, begins the development process with information strategy planning from high level business advantage points and also limitations of the solutions. It is directly indicate all the pros and cons of the future solution provided to the user. लिमिटेशन भी बतानी जरूरी होती है कि ये यहां तक स्कोप आपका रिस्ट्रिक्ट है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, अदरवाइज यू मस्ट चेंज योर टेक्नोलॉजी. बताइए अभी तक लोग आ रहे हैं, क्या बात है भाई? ऑलरेडी 10 मिनट डिले हो चुका है. सो देयर आर नंबर ऑफ प्लानिंग केस टूल बाय विच दे कैन प्लान, दे कैन investigate, they can recognize the need of user. Second one is analysis tool. Analysis tool set, your tools. After the planning, after the recognition of need, the analysis steps is carried out in your SDLC model. The analysis toolset focuses on correctly capturing detailed business requirement early in the development process. There are number of analysis tool available in computerized software system, computerized software solution system, which help to analyze the actual problem and all the analysis phase. जो कि आप SRS में भी इसको कन्वर्ट कर देते हैं, तो एनालिसिस फेज जो SRS कंप्यूट करता है, SRS में इंक्लूड होता है. नंबर ऑफ टूल आर अवेलेबल देयर. उसमें जैसे कि आपका शेड्यूलिंग, स्टाफिंग, रिस्क मैनेजमेंट, आल्सो जो आप कह सकते हैं कॉस्टिंग, इन सब के अलग अलग टूल बने होते हैं, सबके अलग अलग मॉडल बने होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको शेड्यूल मेंटेन करना है तो विद द हेल्प ऑफ PERT एंड गैन चार्ट यू कैन मैनेज द शेड्यूल. स्टाफिंग का एक अलग पेरोल टाइप का बना लीजिए सॉफ्टवेयर, या ऑलरेडी रेडीमेड पैकेज होता है, उससे आप स्टाफिंग को मैनेज कर सकते हैं. मैनेज करने का मतलब उनके सारे मोटिवेशन और पर्सनल रिलेटेड इंफॉर्मेशन इज केप्ट इन पेरोल सिस्टम, ऑलरेडी अवेलेबल है. तो जो सॉफ्टवेयर ऑलरेडी अवेलेबल है और इसको भी आपने अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसीजर में कंबाइन कर लिया, तो ये केस बन गया. इसी को कहते हैं केस टूल. क्योंकि हमने आपको पहले बताया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का मेन कॉन्सेप्ट होता है सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड, इट इज नॉट मैन्युफैक्चर्ड इन क्लासिकल सेंस. तो ऑलरेडी डेवलप्ड प्रोडक्ट को ही अपने यूज के लिए एज रिसोर्सेस हम फर्दर कहीं ना कहीं इनको टैकल करते हैं और असेंबल करते हैं. थर्ड वन इज डिजाइन टूल सेट. मधुर सिंह इतनी देर में आए हो, तुम्हारा ही टॉपिक डिस्कस हो रहा है. डिजाइन टूल सेट. द डिजाइन टूल सेट प्रोवाइड डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन ऑफ द सिस्टम. देयर आर नंबर ऑफ डिजाइन टूल्स अवेलेबल फॉर एनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सॉल्यूशन. आप किसी भी तरह का डिजाइन टूल कोई भी यूज कर सकते हैं फॉर डिजाइनिंग द योर प्रपोज्ड सॉफ्टवेयर सिस्टम. चाहे आप स्मार्ट ड्रा लगा लीजिए, चाहे और कोई डिजाइनिंग टूल इस्तेमाल कर लीजिए. बहुत सारे डिजाइन टूल होते हैं और आल्सो डिजाइनिंग टूल आर अवेलेबल इन फ्रंट एंड बैक एंड बोथ मोड किसी तरह से, और साथ ही साथ टेबल की डिपेंडेंसी भी आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं. देयर आर मेनी अदर टूल, DFD या डायग्राम, इसके थ्रू भी आप प्रॉपरली डिजाइन कर सकते हैं, फ्लो ऑफ डेटा को चेक कर सकते हैं, और साथ ही साथ एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के थ्रू ये भी ये पता चल सकता है कि विच एंटिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू अनदर एंटिटी एंड हाउ नंबर ऑफ टाइम्स वन एंटिटी इज रिलेटेड टू द अनदर एंटिटी. दिस प्रोसेस इज आल्सो नोन एज कार्डिनलिटी. इसको हम कार्डिनलिटी भी कहते हैं. तो अभी इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, ये हम आगे फर्दर कोर्स में पढ़ेंगे. ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में और डिटेल में जब पढ़ेंगे तब बात कर लेंगे, और साथ ही साथ डेटाबेस में जब जाएंगे तब बात कर लेंगे. अभी हमने आपको इंट्रोडक्शन टाइप का
थोड़ा सा बता दिया है। फिर आता है कोड जनरेशन टूल सेट, मतलब जितने एसडीएलसी के प्रोसीजर्स हैं उन सब में ऑलरेडी कंप्यूटराइज्ड टूल पैकेज आर अवेलेबल। तो जब आप इनको एज ए अपने सॉफ्टवेयर सोल्यूशन में यूज करते हैं तो ये केस की तरह वर्क करते हैं, इसी को कहते हैं केस टूल। अब देयर आर नंबर ऑफ केस टूल्स अवेलेबल टू कोड योर सोल्यूशन। जो भी आपने डिजाइन किया, जब इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं इनटू वर्किंग मॉड्यूल, वर्किंग मॉडल, तो देयर आर नंबर ऑफ केस टूल्स अवेलेबल, जिसमें आप कॉमनली यूज कर सकते हैं। फ्रंट पेज है, माइक्रोसॉफ्ट डेवलपमेंट एक आपका पैकेज होता है, विजुअल स्टूडियो पैकेज होता है, और बहुत सारे अदर मैकेनिज्म आपको मिलते हैं बाय विच यू आर एबल टू डिजाइन एंड कोड योर proposed GUI form और solution। नेक्स्ट आता है सिस्टम इंटरफेस। This is also, there are many templates, ready-made kits available are there, types of modules, type of menus, ready-made available in your software solution, for your software solution in computerized इंडस्ट्री। हर तरह के आपको मेन्यू का पैटर्न, टेम्पलेट, ये सब ऑलरेडी बने होते हैं। तो सिस्टम का किस तरह से नेविगेशन होगा, सिस्टम का इंटरफेस क्या होगा, वहां पे बहुत ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ टेम्पलेट्स एंड टूल्स आर अवेलेबल देयर, किसी भी कोई भी अप्रोप्रिएट विद द कंसिडरेशन और द कंसल्टेशन ऑफ योर क्लाइंट एंड योर डेवलपिंग टीम। डेवलपर जो आपका टीम का साइड है, इनको साथ में बैठा करके एक ऑप्टिमम सोल्यूशन पे, एक टेम्पलेट पे आप पॉइंट आउट कर सकते हैं, उसको चूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है टेस्टिंग। Also there are many testing tools available by which you can test your software, your solution, information system, whatever you are going to develop, or somehow it is also developed। कुछ पार्ट इसका डेवलप्ड हो जाता है और कुछ इज going on to develop the solution। There are number of testing tools और categories available। Suppose यूनिट टेस्टिंग है, यूनिट टेस्टिंग में आप ड्राइवर और स्टब को यूज करके टेस्ट कर सकते हैं। ये ऑलरेडी अवेलेबल सारे आपके टूल बने होते हैं। ड्राइवर मेन प्रोग्राम होता है, आप सब भी जानते हैं, बहुत लोगों ने अपना सिस्टम फॉर्मेट किया होगा। फॉर्मेट के बाद आपको ड्राइवर्स की जरूरत पड़ती है। ड्राइवर वही होता है जो मेन प्रोग्राम होता है, और स्टब में फर्दर प्रोग्राम लाइक इन स्टैक कंबाइन रहते हैं और उनको कॉल करते रहते हैं। ठीक है, स्टब को आप समझ लीजिए कि एक आपका डेटा कलेक्शन मेथड है by which after running the driver program, further another program, another instructions are directly called out from that stack। उसके बाद there are also integration testing। In integration testing, number of modules combinedly test in a single unit। There are various types of integration testing, जिसमें आपका है रैंडम इंटीग्रेशन टेस्टिंग, टॉप डाउन इंटीग्रेशन टेस्टिंग, बॉटम अप इंटीग्रेशन टेस्टिंग एंड सैंडविच इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इसमें 2 और मोर यूनिट को एक साथ कंबाइन करके टेस्ट किया जाता है। और फाइनली सिस्टम टेस्टिंग कॉन्सेप्ट आपका होता है। सिस्टम टेस्टिंग में अल्फा टेस्टिंग जो कि आपके डेवलपमेंट साइड पे होती है, बीटा टेस्टिंग क्लाइंट साइड पे होती है। बीटा वर्जन नाम भी आपने सबने सुना होगा, और मोस्ट ऑफ द पर्सन यू आर फेमिलियर विद बीटा वर्जन, कि आपको एक रन करने के लिए या यूज करने के लिए सिस्टम दे दिया गया, और फाइनली कहीं भी कोई भी इसकी एरर्स हैं, कोई भी लिमिटेशन है, उसको नोट डाउन करते रहिए, रिटर्न कर दीजिए इफ इट इज फीजिबल। पहले तो आपको मोटिवेट कर देंगे, अगर कहीं कुछ लगता है कि करेक्शन मस्ट बी डन, तो वो करेक्शन भी करके आपको दोबारा से रिटर्न हो जाता है, आपके साइट पे वो इंप्लीमेंट हो जाता है। ठीक है, और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, जब ये सब इंप्लीमेंटेशन हो जाता है, इन सब के बाद फाइनली एक एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होती है, उसके थ्रू आप जितने भी चेंजेस हैं, जितने भी रनिंग मॉड्यूल्स हैं, उनको फाइनली चेंज कर करके, फाइनली उसमें वैल्यू दे करके और टेस्ट करके आप एक्सेप्टेंस टेस्टिंग एक मॉड्यूल होता है, उसमें साइन करके आप उसको
क्लेम कर सकते हैं, रख सकते हैं कि भाई ये आपका हो गया, आपकी साइड भी एज ए डेवलपर और क्लाइंट साइड भी एज ए जो भी यूजर है, दोनों एक उस डॉक्यूमेंट को रख लेते हैं। तो इस तरह के टूल भी अवेलेबल है। तो जितने भी कंप्यूटराइज टूल मैनर बाय विच यू आर कंफर्टेबल टू डेवलप योर सॉफ्टवेयर इज नोन एज केस टूल। ठीक है, और कोई टॉपिक अगर हो प्रीवियस यूनिट का जिसमें आपको कोई दिक्कत हो, नहीं तो हम फिर सेकेंड यूनिट में आते हैं। इसलिए मैंने लगभग अभी जितने भी टॉपिक थे जो मुझे लग रहे थे कि आपको डाउट हो सकता है, या आपने जो कहा कि ये टॉपिक मुझे दोबारा समझना है, इसलिए मैंने उनको एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कोई एक टॉपिक और बचा हुआ है कुछ और, मैं दोबारा उसको रिवाइज कर देता हूँ। साथ ही साथ प्लानिंग एक बार देख लीजिए, प्लानिंग के टाइप्स। ठीक है, नोट सभी के कंप्लीट है? अब्दुल्ला, नोट्स कंप्लीट हैं? नोट्स जल्दी से जल्दी बना लीजिए। ठीक है, और बहुत ज्यादा आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, किसी से मांगने की कॉपी जरूरत नहीं है। गूगल क्लासरूम में 17 अगस्त से क्लास शुरू हुई है और डेली आप वहां पे जितने भी लेक्चर हो रहे हैं, पर वीक 3 लेक्चर्स शेड्यूल्ड थे, उनके जाकर के लेक्चर हेड में जाकर के आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और अपने लिए कॉपी में उसको फॉर्म कर लीजिए। ना हो तो उनका प्रिंट निकाल करके लगा लीजिए। ठीक है, ये आप देख लीजिए कि आपका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है। अच्छा, सेकेंड यूनिट में क्या टॉपिक चल रहा था हम लोग का? जिनके नोट कंप्लीट है बताइए कोई भी। स्ट्रेटजिक प्लानिंग में मैंने कहां तक लिख दिया था, इतना तो मुझे याद है। कॉपी खोल के देख लीजिए। इमरान, हाँ ओके, मैंने 3 to 4 पॉइंट बताए थे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि व्हाट इज हैपनिंग इन अवर इंडस्ट्री एंड अदर रिलेटेड इंडस्ट्रीज, व्हाट मेक अस स्पेशल, व्हाट मस्ट वी डू टू रिमेन सो, and who are our competitors and business partners, and what style of organization do we want to be। ये पॉइंट हमने बताए थे। ये बेसिक क्वेश्चंस हैं। जब आप इन क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे देन यू आर एबल टू रिकॉग्नाइज योर स्ट्रेंथ वीकनेस। अभी हम आपको आगे बताएंगे स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस SWOT, समझ रहे हैं? किसी को इसका फुल फॉर्म पता है? थ्रेट्स, ये सभी को करना चाहिए। ये प्रैक्टिकल और सेल्फ मोटिवेशन के लिए बहुत जरूरी है कि ये एनालिसिस सभी को करनी चाहिए। एज स्टूडेंट, एज टीचर, एज डेवलपर, एज यूजर, सबके लिए जरूरी है। 3-4 मैंने कॉमन एग्जाम्पल तो बता दिए। तो एज डेवलपर, एज एन इंस्टीट्यूशन, एज एन ऑर्गेनाइजेशन, ये एनालिसिस इज वेरी नेसेसरी। इससे कि आपको पता चलेगा कि आपकी एक्चुअल में स्ट्रेंथ क्या है, कहां पे क्या कमियां हैं, उनको आपको दूर करना है, रेक्टिफाई करना है। कमियां का मतलब लिमिटेशंस होता है ज्यादातर, ये हमारी लिमिटेशंस है। तो लिमिटेशंस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है। क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है एंड थ्रेट्स, पॉसिबल थ्रेट्स क्या हो सकते हैं, रिस्क क्या होते हैं। थ्रेट्स एक्चुअली रिस्क होता है, डर कुछ नहीं होता है, वो रिस्क होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है हमको। सो देयर आर आल्सो मेन 4 objectives which should be kept in mind before any strategic planning should be done. First one is business alignment. ये उसी के कंटिन्यूएशन में है।
Business alignment means aligning investment in information technology with a organization's business vision and strategic business goals. ये ध्यान हमेशा हमको रखना है. देखिए, मोस्ट ऑफ द बिजनेस इन अवर कंप्यूटराइज सिस्टम इज आईटी सेक्टर. ज्यादातर हमारा वहीं पे होता है. अगर पर्सनल की बात छोड़ दे, क्योंकि हमारा कोई बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल और इन सबसे डीलिंग नहीं होती. हमारा जितना भी बिजनेस होता है या हमारा जितना भी वर्क होता है वो सब कुछ आईटी इंडस्ट्री, आईटी मार्केट, आईटी रूल्स इन्हीं पे बेस्ड होता है. एक्सेप्ट पर्सनल की बात करते हैं, पर्सनल को भी हम आईटी सेक्टर में ही काउंट कर लेते हैं. तो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से आपका कॉन्ट्रैक्ट है, जहां से भी आप रिसोर्स ले रहे हैं, जहां भी आप रिसोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, वहां प्रॉपर अलाइनमेंट इज नेसेसरी. सेकेंड, competitive advantage means there are many competition, many types of already developer in market. तो आपका उनसे कंपटीशन है. आपको हमेशा ये एनालाइज करना है कि उनका सॉफ्टवेयर कितना अच्छा है हमसे, या उनकी क्या स्ट्रेंथ है. अपनी भी कैलकुलेट करनी है, साथ ही उनकी भी कैलकुलेट करनी है, और अपनी लिमिटेशन को भी आपको फाइंड आउट करना है कि क्या कुछ कमियां हैं, क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो आप प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं जिससे कि कस्टमर आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है. ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद योर सॉल्यूशंस. कहां पे उसको कुछ कमी लग रही है कि वो दूसरे डेवलपर के पास, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के पास जाने के लिए, अल्लाह आप कह सकते हैं, आपको छोड़ करके वो दूसरे के पास जाने के लिए मजबूर हो जाता है. तो ये सब कुछ फैक्टर्स आपको हमेशा ध्यान रखने चाहिए, और साथ ही साथ अपनी स्ट्रेंथ और उनकी लिमिटेशंस को हमेशा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए. अपने आप को हमेशा इतना अपडेट रखिए. ऑलवेज अपडेट विद न्यू टेक्नोलॉजी, ऑलवेज अपडेट विद न्यू पर्सनल आल्सो. skills persons also available in market, so it is in practice to motivate new personnel to come and join your organization, by which new thoughts, new inventions will be made in your organization for them. Third one is resource management, very important. मैंने आपको बताया बहुत सारे रिसोर्स आपके पास होते हैं. नंबर ऑफ रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर सोल्यूशन. जब भी आप कोई भी छोटा सा भी सॉफ्टवेयर बनाने की सोचेंगे, नंबर ऑफ रिसोर्सेज आर अवेलेबल. आप छोटा सा एक फाइबोनाची सीरीज बनाएंगे, नंबर ऑफ रिसोर्सेज आर देयर. मतलब कैसे रिसोर्सेज है, डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, लैंग्वेज अवेलेबल है. लैंग्वेज जब अवेलेबल है तो उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट, अगर आप कंडीशन स्टेटमेंट है वो अवेलेबल है. किसी भी तरह का मेथड वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी है, अगर हमने आपको रेस्ट्रिक्ट नहीं किया हुआ है. तो रिसोर्सेज बहुत आपके पास अवेलेबल है, लेकिन उनको मैनेज किस तरह से करना है, किस तरह से यूज करना है, ये एक इंपॉर्टेंट एंड चैलेंजिंग टास्क है. जब हम फिबोनाची सीरीज की बात करते हैं तो पहले, अगर आप कंफर्टेबल है विद 2 और मोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो कौन सी बेनिफिशियल होगी, किसके स्कोप रेस्ट्रिक्ट है, किसके स्कोप में और ज्यादा आप कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, आपके लिए कौन बेनिफिशियल होगा, किसके कोड में आप बहुत ज्यादा प्रोफिशिएंट है. साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि आपकी कॉस्टिंग कहाँ पे कम लग रही है, कहाँ पे ज्यादा लग रही है. कॉस्टिंग इन द टर्म कि अगर आप ऑर्डिनरी किसी भी लैंग्वेज से काम कर लेंगे तो वहां पे जो पर्सनल है, जो मैन पावर है, वो कम कॉस्टली होगी. मतलब उनकी जो आप सैलरी पे करते हैं मे बी लेस देन अगर आप कोई हाई टेक्नोलॉजी या हाई लैंग्वेज में उसी को प्रोग्राम को डेवलप करते हैं तो उसकी कॉस्टिंग ज्यादा होगी, क्योंकि वो काफी स्किल्ड पर्सन है. तो डेफिनेटली आप उसको हाई पे कर रहे हैं, यानी कॉस्टिंग आपकी बढ़ जाएगी. ये हमेशा हमको ध्यान रखना है. साथ ही साथ ध्यान रखना है कि आप जनरलाइज सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं या रेस्ट्रिक्ट कर दे रहे हैं कस्टमाइज. मोस्टली जो भी सॉफ्टवेयर बनते हैं वो कस्टमाइज बनते हैं, जनरलाइज नहीं बनते हैं. जनरलाइज जहां बात करेंगे तो वहां पे कस्टमर के इंटरेस्ट रिस्ट्रिक्ट और लिमिट हो जाते हैं. तो हमेशा हमारा जो सॉफ्टवेयर बनता है वो कस्टमाइज बनता है. लेकिन जब हम अपने लिए प्रोग्राम बनाते हैं या हम लोग जब
लर्निंग की बात करते हैं तो हमेशा आपसे कहते हैं कि जनरलाइज प्रोग्राम बनाइए, लेकिन जब आप सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, क्योंकि वहां पे मेन कॉन्सेप्ट आ जाता है प्रॉफिट, कॉस्टिंग, टाइम, तो हमेशा कस्टमाइज सॉफ्टवेयर ही डेवलप किया जाता है। तो रिसोर्स को प्रॉपरली मैनेज करना इज आल्सो की टास्क ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। एंड फोर्थ वन इज टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर। Means developing technology policies, designing in your IT sector. It is also beneficial to make any architecture for the organization। किस तरह से आप बनाएंगे, टेबल का हायरार्की क्या होगा, ठीक है, कहां से कौन से टेबल में डेटा आपका चला जाएगा, किस टेबल से डेटा आपका कंसोल पे शो होगा, ये सब पहले से ही आप बना लीजिए आर्किटेक्चर। क्योंकि जो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो अपना एक फिक्स्ड फॉर्मेट टेम्पलेट यूज करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर के लिए डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर आप बनाएंगे, लेकिन जो आपका पैटर्न है, जो आपने आर्किटेक्चर बना के रखा हुआ किसी भी लैंग्वेज के लिए, वो आपका सेव रहता है, उसी को हम लोग टेम्पलेट बोल देते हैं। वो टेम्पलेट शुड बी रिमेन सेम in your entire organization and for all customers, because it is easy to understand any type of customers and also any type of developer in your site। चाहे वो आपका नया टाइप का डेवलपर हो, चाहे कोई पुराना हो, उनको तुरंत जैसे मॉड्यूल पढ़ेंगे, जैसे ही सॉफ्टवेयर देखेंगे, डेटाबेस को, टेबल को देखेंगे, उनको तुरंत समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम हुई है, बिकॉज दे आर फेमिलियर योर स्टाइल ऑफ वर्किंग, योर ऑर्गेनाइजेशन टेम्पलेट। तो इट इज वेरी इजी टू पॉइंट आउट द एरर्स, एनी लैक ऑफ compatibility or any problem requirement is not meet out as per the SRS यानी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के हिसाब से नहीं आती, तो यू आर केपेबल टू इजिली अंडरस्टैंड एक्चुअल प्रॉब्लम वेयर लाइज। समझ रहे हैं? तो ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए, एक टेक्नोलॉजिकल आर्किटेक्चर मस्ट बी डेवलप इन एनी ऑर्गेनाइजेशन बिफोर योर एनी स्ट्रेटजी इज गोइंग ऑन। ऑल्सो there are different type of major component used in strategy planning। इसमें किसी को कोई पॉइंट ना समझ में आ रहा हो तो पूछ लीजिए। क्योंकि स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले बताया था, जब भी आप SDLC की बात करते हैं उसमें नंबर ऑफ फेजेस आर देयर, तो एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है या पूछा जाएगा कि किस जो SDLC है उसके किस फेज में आप मैक्सिमम एफर्ट, मैक्सिमम टाइम या मैक्सिमम कॉस्ट इन्वेस्ट करते हैं, किन फेज, उन फेज के नाम बताइए। उसका मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था और आंसर भी बताया था कि जो आपका इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है, फिजिबिलिटी स्टडी एंड एनालिसिस, दीज आर द फेजेस इन विच यू मस्ट इनिशिएट, you must invest your time, cost, manpower comparison to another phases most। सबसे ज्यादा आपको इसी में करना चाहिए। कुछ लोग डिजाइन भी बताते हैं, डिजाइन भी उसका एक पार्ट है, डेफिनेटली डिजाइन भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज अगर डिजाइन नहीं सही होगा तो आप आगे फर्दर कोडिंग नहीं कर पाएंगे। तो वो तो सब रिलेटेड है, लेकिन ये 3 स्टेप जिनको कि लोग कहते नहीं, ये तो बिल्कुल ऐसे ही, इनकी कोई यूज नहीं है। डिजाइनिंग को तो फिर भी समझते हैं कोई एक स्टेप है, लेकिन ये जो 3 स्टेप प्रीवियस है इनका कोई मतलब नहीं है। एक बार यूजर से बात कर ली, प्रॉब्लम समझ में आ गई, हमें पता है कि सॉफ्टवेयर किस टाइप का बनना है, इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या क्या होगा, बस हमने वो बना दिया। लेकिन मोस्टली 90% सॉफ्टवेयर का जो टाइप होता है वो इंफॉर्मेशन सिस्टम टाइप होता है मोस्टली। बाकी 10% इधर उधर पैकेज बनते हैं, बाकी मोस्टली जो है इंफॉर्मेशन सिस्टम ही बनते हैं। तो इसीलिए ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि एक्चुअल में यूजर को इंफॉर्मेशन मिल रही कि नहीं मिल रही। हम लोग जो पीपुल सॉफ्ट बना रहे हैं वो भी एक इंफॉर्मेशन सिस्टम ही है, तो पीपुल सॉफ्ट सॉफ्टवेयर हम लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन वो भी इंफॉर्मेशन सिस्टम है। बाई दैट यू आर ऑल्सो बेनिफिशियल एंड हम भी उससे बेनिफिशियल है। डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन, कंक्लूजन, डिसीजंस उसी
सॉफ्टवेयर बेस पे, जो अपने PeopleSoft बनाया है उसी पे ही बेस्ड होते हैं. So there are major components of strategic planning. First one is technology platform. फर्स्ट वन इज जो मेजर कंपोनेंट है इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म. मीन्स योर कंप्यूटर सिस्टम, एप्लीकेशन एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, जितने भी कंप्यूटराइज्ड टर्म है, ठीक है, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म दैट सपोर्ट द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन योर बिजनेस और इन योर ऑर्गेनाइजेशन. तो जितने भी टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है इट शुड बी ऑलरेडी इन स्ट्रीमलाइन. तो इसकी भी प्लानिंग आपको कर लेनी है. सेकेंड, डेटा रिसोर्सेस. ये सब हम लोग अधिकतर पढ़ चुके हुए हैं, लेकिन इन्हीं को ही पॉइंट को ही हमें आगे एनालाइज करना है. डेटा रिसोर्सेस मींस ऑपरेशन स्पेशलाइज्ड डेटाबेस. मैंने आपको बताया था देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटाबेस अवेलेबल इन your software development procedure and also there are number of users available in your software development procedure. So operational specialized database including data warehouse in collection of data, जिसमें कि आपका ओरिजिनल डेटा होता है. डेटाबेस में मैंने बताया था डेटा लगभग 2 टाइप का होता है, या डेटाबेस 2 टाइप्स के होते हैं, OLTP, OLAP. OLAP is your original impure data and OLTP is your pure data. Means you can say that मैनिपुलेट कर देते हैं, मैनिपुलेशन जो आपका होता है वो सब इसमें होता है, और ट्रांजेक्शनल पर्पस से यूज होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है. एंड एनालिटिकल डेटाबेस, एक्सटर्नल डेटा बैंक्स स्टोर प्रोवाइड डेटा इंफॉर्मेशन फॉर बिजनेस प्रोसेस एंड मैनेजरियल डिसीजन सपोर्ट. तो डेटा रिसोर्सेज वेरी इंपॉर्टेंट. किसी भी कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट जो एसेट है वो है डेटा. आपने सॉफ्टवेयर बनाया तो सॉफ्टवेयर में क्या करता है, वो एक टेक्नोलॉजी से दूसरे टेक्नोलॉजी को क्या अडॉप्ट करता है, यानी आपने उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया. कि आप अभी तक सिंपल सा कोबोल बेसिक इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे थे, C++ पे काम कर रहे थे, नाउ अब आप जावा पे काम करिए, .NET पे काम करिए, या कोई और ऐप बना दिया उस पे काम करिए. लेकिन क्या हुआ, डेटा जो है या डेटाबेस है वो उसका ओरिजिनल ही रहता है. मीन्स अगर वो इन्वेंट्री की बात कर रहा है तो उसको अपने पुराने बिल भी चाहिए, उसको अपने पुराने जो पार्ट्स हैं वो भी चाहिए, वहां पे पुराने रेट्स भी चाहिए, पुराने जितने भी अकाउंट है वो भी उनको उसी पे चाहिए. यानी वो डेटा इंपॉर्टेंट. अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये वाला पुराना छोड़ दीजिए, अब हमारे इस नए सॉफ्टवेयर में अब आप अपना बिल बनाना शुरू कर दीजिए. तो क्या होगा, अगर ऐसा आप कर देंगे तो वहां पे बहुत ज्यादा उनके साथ प्रॉब्लम हो जाएगी कि कहीं इन्होंने किसी के ऊपर बैलेंस करके रखा हुआ है, कोई उनका कस्टमर रेगुलर कस्टमर है, उसका जो है काफी लंबा बैलेंस चलता है, साथ ही साथ आप ट्रैक नहीं कर पाएंगे. नए सिस्टम में कुछ ऐसे फीचर्स होंगे जो पुराने वाले में है वो भी नहीं होते हैं. तो डेटाबेस जैसे ही आप अगर चेंज कर देंगे या उस वाले डेटाबेस को डिफाइन नहीं करेंगे तो एक्चुअल जो इनकी इंफॉर्मेशन वो भी वहां पे मिस हो जाएगी. इसलिए किसी भी कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसका डेटाबेस. इसीलिए डेटाबेस जब भी आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो हमेशा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का ऑप्शन देता है कि आप एक पर्टिकुलर डेटाबेस से दूसरे पर्टिकुलर डेटाबेस सिस्टम में, डेटाबेस टाइप में उसको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर लेते हैं. बिल्कुल आप वही समझिए कि आप नया फोन खरीदते हैं तो आप अपना चाहते हैं कि मुझे कॉन्टेक्ट्स पुराने वाले में जैसे इसमें थे उसी में मिल जाए, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से पूरी एंट्री करनी पड़ेगी. ये नहीं कि अब हमने फोन करना शुरू कर दिया और जितने नंबर आएंगे अब हम उसको सेव करेंगे. लेकिन अगर कहीं मीन टाइम पे प्रॉब्लम आ गई, कहीं ऐसी जगह हो रहा है जहां पे आपको नंबर नहीं अवेलेबल हो पा रहा है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी. तो इसके लिए हम लोग के पास डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म होते हैं. इंपोर्ट एक्सपोर्ट फैसिलिटी हर मोबाइल फोन में अवेलेबल होती है. इसका मेन रीजन यही है, जो आपके कॉन्टेक्ट्स हैं आप उनको समझ लीजिए कि वो आपका डेटाबेस बना हुआ है. अब वो आपको हर सिस्टम में चाहिए, चाहे किसी भी आप प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, फोन बदलने या कहीं पे भी चले जाएं, आपको वो आपका ओरिजिनल डेटा यू मस्ट रिक्वायर. थर्ड वन इज एप्लीकेशन पोर्टफोलियो.
means application of information technology are designed as diversified portfolio of information system that support key business function as well as cross functional business process. means आपका जो एप्लीकेशन है उसमें क्या क्या आप रखेंगे, एक्चुअल में वो एप्लीकेशन का टाइप क्या होगा, एक्चुअल में उस एप्लीकेशन का टाइप क्या होगा, मैकेनिज्म क्या होगा, लुक एंड फील कैसा होगा, साथ ही साथ उसमें मेन्यू कौन कौन से होंगे, रिपोर्ट कौन कौन सी आप उसमें आप प्रोवाइड करेंगे। तो एक्चुअल उस पोर्टफोलियो में क्या क्या होगा, वो पोर्टफोलियो का मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यूजर के राइट्स ऑथराइजेशन इज आल्सो इंक्लूडेड इन दिस एक्टिविटी। मींस बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर बनाया है, उसमें नंबर ऑफ मॉड्यूल्स आर देयर। ये जरूरी नहीं कि हर यूजर को वो अगर 8 to 10 मॉड्यूल आपने बनाए तो 8 to 10 मॉड्यूल को आप परमिट करें कि वो ये सारे मॉड्यूल एक्सेस करें। आप क्या करेंगे, उसके राइट को रिजर्व कर दें, उनका एक अलग पोर्टफोलियो लॉगिन या ऑथराइजेशन रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। ठीक है, जिससे कि अगर किसी का ट्रांजेक्शन का मॉड्यूल है, ट्रांजेक्शन पे उसको काम करना है तो सिर्फ वही मॉड्यूल उसी के मेन्यू उसको शो होंगे। जैसे हमने बताया पीपुल सॉफ्ट भी है तो आपके इंटरेस्ट का मॉड्यूल ही आपके पास रहता है। आप अपनी अटेंडेंस चेक कर सकते हैं, ठीक है, अपने मार्क्स चेक कर सकते हैं, और भी एक दो काम आपके हैं वहां पर रिस्ट्रिक्ट है। हमारे पास कुछ ज्यादा है, आपसे ज्यादा है, हम अटेंडेंस क्रिएट कर सकते हैं, मार्क्स चढ़ा सकते हैं, ठीक है, एक्टिविटी वगैरह परफॉर्म जो भी होती है वो लिख सकते हैं। जो हायर पर्सन है उनके पास और भी ज्यादा मॉड्यूल्स हैं, वो और ज्यादा पॉलिसी या इनमें अमेंडमेंट का राइट्स उनके पास रिजर्व है। तो क्या हुआ कि एक पोर्टफोलियो बना दिया गया, एक ऑथराइजेशन सेंटर रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि वो पर्टिकुलर लेवल पे आप यही काम करेंगे, ये आपका लेवल है, इस लेवल का काम है तो आप यही वाला काम करेंगे, दूसरे के ऑथराइजेशन में, दूसरे के मॉड्यूल में आप इंटरफेयर नहीं करेंगे। नेक्स्ट है फोर्थ वन इज आईटी ऑर्गेनाइजेशन। बार बार ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हमेशा बात होती है। तो आईटी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम फंक्शंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम स्पेशलिस्ट among corporate headquarters and business unit can be designed। मीन्स मैं आपको अर्लियर पहले ही बता चुका हूँ, आईटी पर्सनल, बेस्ट क्वालिफाइड स्किल्ड पर्सन, एक्सपीरियंस पर्सन एंड domain understanding is the key concept while you are join in any company, or also you hire any person to develop the proposed software solution for any client. It is very necessary, important necessity of you for your organization and also for your client, वो उस पर्टिकुलर डोमेन का एक्सपर्टीज होना चाहिए। ये ध्यान रखना है, यानी अगर हमने फाइनेंस का कोई सॉफ्टवेयर, बैंकिंग को सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं, बैंकिंग का सॉफ्टवेयर सोल्यूशन बनाने जा रहे हैं, तो हमारे पास जो पर्सनल होना चाहिए, टीम लीडर होना चाहिए, और टीम के मेंबर्स टू अ लार्ज एक्सटेंट। हम पूरी टीम की बात तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पूरी टीम में अगर आप इतने एक्सपीरियंस पर्सन रख लेंगे तो फिर कॉस्टिंग आपकी बढ़ जाएगी। तो टीम हमेशा मिक्स्ड फॉर्म में रखी जाती है। मैंने आपको इसके पहले स्टाफिंग का पैटर्न भी बताया था, हमेशा उसमें मिक्स्ड टीम रखी जाती है। मिक्स्ड में बिगिनर्स, इंटरमीडिएट और एक्सपर्टीज, इस तरह का कॉम्बिनेशन होता है। तो उसमें एटलीस्ट जो है 2 to 3 persons मस्ट बी इन दैट पर्टिकुलर डोमेन एक्सपर्टीज। उस पर्टिकुलर डोमेन एक्सपर्टीज के जरूर पर्सन होने चाहिए। मतलब बैंकिंग में जिनका ज्यादा नॉलेज है, बैंकिंग की एक एक एंट्रीज, एक एक टास्क, एक एक ऑपरेशन से दे मस्ट फेमिलियर, देन ओनली यू आर केपेबल टू प्रोवाइड अ गुड सॉफ्टवेयर सोल्यूशन टू योर क्लाइंट। ठीक है, इन रेफरेंस ऑफ बैंकिंग। इसी तरह से अगर आप कह सकते हैं कि जैसे पेरोल का कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, उसमें एक अलग नॉलेज होनी चाहिए। किसी और सेक्टर का बना रहे हैं, इन्वेंट्री की बात कर रहे हैं, किसी का हार्डवेयर मोटर पार्ट्स का जो है बिजनेस है उसकी बात कर रहे हैं, तो उसको पार्ट के बारे में ज्यादा पता होना चाहिए। पार्ट भी डिफरेंट
मशीन्स के डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। आप सपोज करिए बहुत बड़ी मशीन है, जैसे जेसीबी टाइप की मशीन है, उनके पार्ट्स अलग होते हैं, उनका नाम अलग होता है। टू व्हीलर है, उनके पार्ट्स का नाम अलग होता है। फोर व्हीलर है, उनके पार्ट्स का नाम अलग होता है। फोर व्हीलर में भी जो है कि लाइट वेट वाले होते हैं, हैवी वाले होते हैं, तो उनका भी अलग अलग होता है। इन सब में उसका एक्सपर्टीजन इज मस्ट रिक्वायर्ड, देन ओनली यू आर capable to provide a good software solution. So this is all about of your strategic information system या strategic planning. इसमें से किसी को कोई पॉइंट ना समझ में आए तो तुरंत पूछ लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट टर्म पे नेक्स्ट प्लानिंग डिस्कस करेंगे। नोट्स मैंने आपको शायद स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के कुछ डिस्ट्रीब्यूट किए थे। आवाज नहीं आ रही है, चेक करिए एक बार स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के नोट्स। कहां तक के दिए नोट्स मुझे पता ना चाहिए, क्योंकि पिछले 2-3 लेक्चर से तो रिवीजन चल रहा है। कहां तक के नोट्स गए हैं? ये जो 4 कंडीशन मैंने आपको बताई थी, 4 क्वेश्चन मस्ट बी आस्क्ड फ्रॉम योरसेल्फ, जो अभी इसके पहले इमरान सिद्दीकी ने बताए थे। व्हाट इज हैपनिंग इन अवर इंडस्ट्री, व्हाट मेक्स अस स्पेशल, व्हाट आर अवर कंपटीटर्स, व्हाट स्टाइल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डू वी वांट टू बी। ये क्वेश्चन क्या मैंने आपको दिए हुए हैं, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए ये है आपके पास। हाँ हाँ, ये बहुत जरूरी है, इनको प्रिपेयर करिए और इनको अपने जो क्वेश्चंस है इनको अपने पॉइंट में कन्वर्ट कर लेना है। इन क्वेश्चन के अंदर फर्दर क्वेश्चंस हैं, इनको अपने पॉइंट में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है।